नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा पार्टी के आने वाले समय में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बस आ ही गया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो एसएससी जीडी के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, करंट अफेयर के, स्टैटिक के सारे क्वेश्चन मैं यहां पे लेकर आया हूं। और उन क्वेश्चंस में से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं वो भी हम इसको यहां पे अच्छे से करेंगे। तो समय को बिल्कुल खराब नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? 8, 3, 6 या फिर 4? ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो अगर सबसे पहले बात करें किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक राजदूत आया था जिसका नाम हुआ करता था मेगस्थनीस। ये आया था राजदूत और ये यूनान का राजदूत था। और इसको किस राजा ने भेजा था? इसको भेजने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था सेल्यूकस निकेतर। और इन्होंने जो भी यहां पे देखा उसको अपनी किताब में लिख दिया। किताब का नाम हुआ करता था इंडिका, यूनानी भाषा में लिखी गई थी। और इसी किताब में यह लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र शहर का जो प्रशासन था वो आपका 6 समितियों में बटा हुआ था, 6 समितियों में। और हर समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे? 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, यानी कि कुल मिला के 6 समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? वो आपके 30 हो जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया था। चार्ल्स मेटकॉफ, हेनरी हार्डिंग, बेंटिक या जॉन शोर? चलिए देखो, सती प्रथा की अगर बात करें तो इसमें राजा राम मोहन रॉय और उस वक्त के भारत के, हम कह सकते हैं उस वक्त का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके संयुक्त प्रयास से सती प्रथा को कानूनी तौर पे अवैध घोषित कर दिया। और इसकी कानून संख्या क्या थी? ये कानून संख्या जो थी वो थी इसकी 17। ये 17वें नंबर का कानून था जिससे सती प्रथा को क्या किया गया था? दंडनीय। ठीक है, मेटकाफ को क्या कहा जाता है? इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर। पंचपहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? जयपुर में, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद या दिल्ली? देखो, या तो पंचमहल हो, बुलंद दरवाजा हो, इसके अलावा सलीम चिश्ती का मकबरा हो, या फिर अगर बात की जाए बीरबल महल की, तानसेन महल की, दीवान ए आम, हिरण मीनार, ये सारी की सारी इमारतें आपको एक ही जगह मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी? पंचमहल में, सॉरी कहां मिलेंगी? फतेहपुर सीकरी में। तो चाहे पंचमहल हो, बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह, बीरबल महल, तानसेन महल, दीवाने खास, दीवाने आम, या फिर अगर बात की जाए हिरण मीनार, ये आपको सब कहां मिलेगी? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी के अंदर ही इबादत खाना, अकबर के टाइम पे ये सारी इमारतें बनवाई गई थी फतेहपुर सीकरी में, याद रखना। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी द्वितीय राजधानी भी बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी द्वितीय राजधानी भी बनाया था, यह भी आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं पंचमहल कैसा दिखता है। इसको पंचमहल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 5 है मंजिल। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर आपका 5। साथ में याद रखना ये बौद्ध शैली पे बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस पे बनाया गया है? बौद्ध शैली पे, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में ज्यादातर चीजें जो है वो आपकी इस्लामिक शैली पे बनी है, पर ये वाली जो है वो आपकी किस पे है? बौद्ध शैली पे बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1860, 1887, ठीक है, 1902 या फिर आपका 1850 हो जाएगा। देखो, अगर बात की जाए शिव नारायण अग्निहोत्री हुआ करते थे, ठीक है, जिनके द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1887 में की गई थी। ऐसी अगर बात की जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी।
किसके द्वारा? राजा राममोहन रॉय। अगर बात की जाए आर्य समाज की तो स्थापना 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की बात की जाए तो ये आपका शुरू हुआ था 1897 में। करने वाले कौन थे? जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? जिंदा पीर का मतलब है बिल्कुल संतों जैसी जिंदगी जीना, संत बिल्कुल ही। ठीक है, नॉर्मल जीवन, सिंपल लाइफ। अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर बाबर हो जाएंगे। अगर बात की जाए इसकी तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब का ही दूसरा नाम आलमगीर द्वितीय हुआ करता था। औरंगजेब का ही दूसरा नाम आलमगीर प्रथम हुआ करता था, सॉरी द्वितीय नहीं। इसके अलावा इसने, हम कह सकते हैं कि गुजरात का जो बड़ा फेमस मंदिर है सोमनाथ मंदिर, उस मंदिर को इसने तोड़ा था। इसके अलावा केशव राय टेम्पल इसने तोड़ा था, मथुरा वाला केशव राय। इसके अलावा काशी विश्वनाथ जिस पे अभी बवाल चल रहा है, उसको भी इसने तोड़ा था। उसके बगल में मस्जिद बनवाई थी, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, औरंगजेब एकमात्र मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफी पड़ जाता है, पेपर में आ जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? वो खुलदाबाद महाराष्ट्र में है। हुमायूं का मकबरा आपको कहां पे? दिल्ली में देखने को मिलेगा। अकबर का मकबरा आपको सिकंदरा आगरा में देखने को मिलेगा। बाबर का मकबरा काबुल में है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? ठीक है, वांगला है, होसगिरी है, संगराई है या फिर हायहक हो जाएगा? बताइए। चलिए, अगर बात की जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो संगराई नृत्य है वो आपका त्रिपुरा का क्या है? वो आपका त्रिपुरा का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, और ये आपका मनाया कब जाता है? ये जो हमारा कैलेंडर है उसमें चैत्र महीने में ये मनाया जाता है। किस महीने में? चैत्र के महीने में मनाया जाता है। और ये चैत्र का महीना बेसिकली आपका जो मार्च अप्रैल वाला समय होता है, उस वाले समय में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल वाले समय में। और साथ में ये भी याद रखना, ये मोंग जनजाति जो है, ये हम कह सकते हैं कि ये आपकी अर्कन जनजाति है। ठीक है, जो ये मोग समुदाय है जिसे हम मोंग जनजाति कहते हैं, ये एक प्रकार की अर्कन जनजाति है। ठीक है, किस प्रकार की? अर्कन जनजाति, ये भी याद रखना। अगर हम बात करें त्रिपुरा के अन्य त्योहार कौन कौन से हैं? ठीक है, गरिया पूजा, दीपक पूजा। ठीक है, गरिया पूजा हो गया, दीपक पूजा हो गया, केर पूजा हो गया। इसके अलावा खारची त्योहार, ये सब आपके त्रिपुरा के त्योहार हो जाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, साथ में मैं माता, ये भी इसी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये त्रिपुरा के त्योहार है, आपको याद रखने चाहिए, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? चित्रा विश्वनाथ है, शशि प्रभु है, राम सुथर है या फिर आपके चंद्रकांत भाई सोमपुरा हो जाएंगे? क्या इसका आंसर होने वाला है? देखो, आप सभी लोगों को पता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 22 ऑफ जैन को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। अगर मैं इसकी बात करूं कि मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो वो थे चंद्रकांत भाई सोमपुरा। अगर यह पूछा जाए कि किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस मंदिर को बनाने के लिए, तो कंपनी हो जाएंगी L&T, जिसका पूरा नाम है लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वो प्रभु श्री राम का जो मूर्ति है, उस मूर्ति को बनाया किसके द्वारा गया था, ये बड़ा अभी न्यूज में भी रहा था कि ये जो व्यक्ति हैं और उन्होंने 2 से 3 मूर्तियां बनाई थी प्रभु श्री राम की। ठीक है, उन्हीं में से एक मूर्ति को फाइनलाइज किया गया है। इनका नाम है अरुण योगीराज। अरुण योगीराज, और ये कहां के रहने वाले हैं? ये मैसूर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ही प्रभु श्री राम जी की जो मूर्ति है उसको डिजाइन दिया गया है। और साथ में ये भी याद रखना, निर्माण शैली कैसी है? तो निर्माण शैली जो है वो नागर शैली पे ये मंदिर बनाए। देखो, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि उत्तर भारत में जो मंदिरों की शैली प्रसिद्ध है वो नागर है, दक्षिण भारत में जो है उसको हम कहते हैं द्रविडियन शैली। तो दक्षिण भारत के मंदिर आपको थोड़े से डिफरेंट टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, 380 बाई 250 बाई 161, ये इस मंदिर की याद रखना
इस मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और हम कह सकते हैं ऊंचाई है। ये भी आप लोगों को याद रखना। मंदिर की लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट और अगर ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट। और ये मंदिर पूरा का पूरा 2.77 एकड़ में फैला हुआ है। 2.77 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? यहूदी, पारसी, जैन या फिर बौद्ध? बताएंगे। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? यहूदी, पारसी, जैन या फिर आपके बौद्ध हो जाएंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा यहूदी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, साथ में ये भी याद रखेंगे हनुक्का उत्सव जो है वो यहूदियों का उत्सव। ये कितने दिन तक चलता है? ये 8 दिन तक चलता है। कितने दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है? इस त्योहार को 8 दिन तक मनाया जाता है और इसको यहूदियों का क्या कहा जाता है? यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। इस त्योहार को यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर हो गई ये चीज? और साथ में ये भी याद रखना ये जो त्योहार है ये कितना पुराना है? 200 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि हम करीबन कह सकते हैं 2200 साल पहले इस त्योहार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है? कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती है, फणीश्वर नाथ रेणु है या फिर आपके श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे? बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो जान लीजिए। इसका आंसर जो होगा वो है धर्मवीर भारती, और यही है वो जिन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा, और ये एक बहुत फेमस लेखक रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत फेमस क्या रहे हैं? लेखक रहे हैं। ये एक बड़े फेमस कवि भी रहे हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। लेखक प्लस कवि दोनों ही रहे हैं, नाटककार भी कह सकते हैं। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना इनके समय की ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, धर्मयुग। ठीक है, तो धर्मयुग क्या है? ये एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, उसके भी ये संपादक हुआ करते थे। उसके भी ये क्या हुआ करते थे? संपादक। तो हो सकता है आपसे पेपर में धर्मयुग भी पूछ लिया जाए, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए, और याद रखें सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो इनका एक उपन्यास हुआ करता था, और इसी उपन्यास के ऊपर आपकी मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम था श्याम बेनेगल के द्वारा। तो इसी नाम से पिक्चर भी बनाई गई है। किसने बनाई थी? श्याम बेनेगल ने बनाई थी। पिक्चर का नाम भी यही रखा था, सूरज का 7वां घोड़ा। निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर आपका मानसून ऋतु हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। देखो, अगर बात की जाए तो ये भूमध्य सागर जो है आपकी मेडिटेरेनियन सी, वहां से लेके कैस्पियन सागर जो होता है उसमें आपका पश्चिमी विक्षोभ डेवलप होता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ डेवलप होता है, और इसकी वजह से हमारे जो उत्तर पश्चिम भारत है, आपने देखा होगा अगर आप यहाँ पे रहने वाले हो, पश्चिमी यूपी के रहने वाले हो, इसके अलावा पंजाब के रहने वाले हो, ठीक है, तो इस वाले एरिया में, हरियाणा में आपको सर्दियों में भी बारिश देखने को मिलती है। सर्दियों में भी बारिश देखने को मिलती है, जिससे फिर सर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस के आसपास भी माहौल ऐसा हो जाता है बारिश जैसा। तो ये इसका आंसर है, शरद ऋतु में होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया विंटर सीजन में होती है, तो उस टाइम पे कौन सी ऋतु चल रही होती है? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शरद ऋतु। ठीक, चलिए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये मॉनसून पूर्व की वर्षा है, मॉनसून से पूर्व की वर्षा है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये आपकी ऐसी फसल जो होती है रबी की फसल, ऐसी फसलों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये वाली जो हम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ, इसको इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। विकास का एलपीजी मॉडल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था। मनमोहन सिंह साहब, प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव या पी चिदम्बरम? देखो, ये एलपीजी गैस का सिलेंडर मत समझ लेना कि एलपीजी जो है गैस का सिलेंडर है। एल से हो जाएगा लिबरलाइजेशन, जिसका हिंदी में कहा जाता था उदारीकरण। पी से हो जाएगा आपका प्राइवेटाइजेशन, जिसे कहते हैं निजीकरण। और जी से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन, जिसे कहा जाता था वैश्वीकरण। इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे उस समय वित्त मंत्री जो होते उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, सॉरी मनमोहन सिंह साहब। पर अगर आपसे ये पूछा जाए उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनको अभी भारत रत्न देने की भी घोषणा की गई है। कुल मिला के कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है इस साल? 5 लोगों को, जो रिकॉर्ड है। इससे पहली बार 1999 में 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था।
उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है और इस बार 5 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें से 5 में से सिर्फ एक है जो जीवित है, लाल कृष्ण आडवाणी जी। बाकी जो 4 लोग हैं उनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, यानी कि पोस्थुमसली दिया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए विल बी द राइट आंसर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में अभिलेख न्यायालय के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहां बनाया गया था? देखो 1773 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट से ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एलिजा इम्पे कौन थे? इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी आजादी के बाद। तो आजादी से पहले कहां पे था? कलकत्ता हुआ करता था। हालांकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहां पर है आपका? दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान में कहां पे है? दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली या दमन और दीव? बताओ। देखो अगर बात की जाए सबसे ज्यादा राज्य किस राज्य में सबसे अधिक है, तो वो यूपी में है। जनसंख्या सबसे कम जो है वो आपकी कहां पे है? सिक्किम में देखने को मिलेगी। कहां पे? सिक्किम में। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का है? बिहार का है। सबसे कम की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपसे बात की जाए सेक्स रेशो की, लिंग अनुपात की, तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहां का है? केरल का है। लिंग अनुपात 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? सबसे कम आपको कहां पे देखने को मिलेगा? हरियाणा में। हरियाणा में 1000 लड़कों पे 879 लड़कियां हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप में महज कितने लोग रहते हैं? करीबन 64,000 लोग रहते हैं लक्षद्वीप में। बस कितने लोग रहते हैं? 64,000 लोग रहते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो वो आपकी दिल्ली हो जाएगी। दिल्ली हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में प्रचलित पहले भारतीय राष्ट्रीय खेलों को स्वतंत्रता से पहले किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930, 1926, 1924 या फिर आपका 1928 हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर। देखो अगर बात की जाए भारत ने सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? सन 1900 में लिया था। किस में लिया था? सन 1900 में। और ये वाले ओलंपिक खेल हुए कहां थे? पेरिस में हुए थे। पर ये कब की बात है? ये आजादी से पहले की बात है। ठीक है, और नॉर्मन प्रिचर्ड वो व्यक्ति थे जो ओलंपिक खेलों में भाग लिए थे। क्या नाम हुआ करता था इनका? नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक, भारत की तरफ से। साथ में ये भी याद रखेंगे 1927 में भारतीय ओलंपिक समिति का गठन भी किया गया था 1927 में। और इसके पहले अध्यक्ष जो हुआ करते थे, उन अध्यक्ष का नाम क्या हुआ करता था? वो थे दोराबजी टाटा। ठीक है, अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? उनका नाम हुआ करता था दोराबजी टाटा, जब सबसे पहली बार भारतीय ओलंपिक समिति बनाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1924 इसका आंसर हो जाएगा। यह भी आपको याद रखें। तो फरवरी 2024 में जब भारतीय ओलंपिक खेल को राष्ट्रीय खेल बनाया गया था, यह भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका 1924 है। और दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक समिति के या भारतीय ओलंपिक संघ के सबसे पहले अध्यक्ष भी हुआ करते थे। नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आपका बिहार हो जाएगा? बताओ। चलिए, ये वाला आयोजन कब किया जाता है? ये वाला आयोजन आपका दुर्गा पूजा पे किया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये वाला जो नृत्य है वो सिर्फ पूर्णतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें पुरुष का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो महिलाएं होती है वो जो अपनी फ्रेंड होती हैं, सखी सहेली होती हैं, उनके साथ घेरा बनाकर हम कह सकते हैं इस डांस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये आपका जो मिथिला वाला क्षेत्र है, जिसे हम मिथिलांचल कहते हैं, ठीक है, बिहार का जो मिथिला वाला क्षेत्र है, मिथिलांचल वाला क्षेत्र, वहां पे ये नृत्य आपका सबसे ज्यादा फेमस बताया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये जो आपके नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन इस डांस को परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। साथ में जो देवी के तीनों रूप होते हैं, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, इन तीनों की पूजा भी की जाती है। लक्ष्मी, पार्वती माता और सरस्वती मां।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा, गिर, राजाजी या फिर जिम कॉर्बेट? बताइए। देखो 1936 में उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत कह सकते हैं, तब उत्तराखंड तो था नहीं, तब हैली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। कौन से नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? हैली नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के 1957 में क्या कर दिया गया? 1957 में इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये जो जिम कॉर्बेट है ये कौन है? ये एक महान प्रकृतिवादी और ये एक संरक्षणवादी हुआ करते थे, उनकी ही याद में इसको बनाया गया था। क्लियर हो गई ये चीज? ये आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये भारत का सबसे पुराना और या हम कह सकते हैं भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क भी है। वर्तमान में कहां पे है? ये उत्तराखंड में है और ये एक बड़ा बेहतरीन टाइगर रिजर्व भी है, याद रखना। ठीक, टाइगरों की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टाइगर कर्नाटक में, तीसरे नंबर पर टाइगरों की संख्या बात करें तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलते हैं। सरकार की मेक इन इंडिया योजना द्वारा प्रशासित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, किसके द्वारा की जाएगी वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बता दिया जाए कि भारत में निर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया था। मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी 25 सितंबर 2014 को, यानी कि बीजेपी जब सत्ता में आई थी जिस साल 2014 में, तभी इसकी घोषणा की गई थी। किसकी? मेक इन इंडिया प्रोग्राम की घोषणा कर दी गई थी। और ये किसको बढ़ावा? कि भारत में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, भारत में निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, उसके तहत या उसके अंतर्गत इसके उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था। क्लियर हो गई ये चीज? उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। और ये आपका हम कह सकते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, ठीक है, उसके द्वारा इसको कह सकते हैं कि कंट्रोल किया जाता है या उसके नेतृत्व में इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से डैश के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 3 महीने, 6 महीने, 12 या 1 महीने। देखो भैया 3 प्रकार का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल ये आपका 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, वित्तीय आपातकाल 360 में है। वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे देश में कभी नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन 125 से ज्यादा बार अलग अलग राज्यों में लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद को कितने समय में पास करना होता है? 1 महीने के अंदर। पर अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इन दोनों घोषणा को संसद 2 महीने में पास करती है। पेपर में क्या पूछा जा रहा है? इसमें राष्ट्रीय आपातकाल पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर है 1 महीना। 1 महीने के अंदर अंदर संसद को इसे पास करना पड़ेगा। कौन से बहुमत से? वो भी याद रखना, विशेष बहुमत से। अगर 1 महीने में संसद ने पास नहीं किया तो वो आपातकाल वहीं की वहीं रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? आर्टिकल 164 है, आर्टिकल 165, 66 या आर्टिकल 167? देखो अगर बात की जाए केंद्र के स्तर पे जो वकील होता है सरकार का, उसे महान्यायवादी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? महान्यायवादी बोला जाता है केंद्र के स्तर पे। राज्य के स्तर पे जो राज्य सरकार का एक तरीके से वकील होता है उसे हम महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल। और 21 आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 165 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। राज्य का महाधिवक्ता या राज्य का वकील वही बन सकता है जिसके पास हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता हो। हाई कोर्ट में जज बनने की जिसके पास योग्यता होगी वही जाके राज्य सरकार का वकील बन सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? 29, 32, 30 या फिर 31 हो जाएगा। देखो अगर बात की जाए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हो रहा है हनन, तो आप आर्टिकल 32 से जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 से जा सकते हो हाई कोर्ट में। फिर ये दोनों कोर्ट क्या जारी करेंगे? रिट जारी करेंगे। रिट का मतलब होता है आदेश जो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। रिट हम लोगों ने ली कहां पे से है? ब्रिटेन के संविधान से लिए, ये भी याद रखेंगे। आर्टिकल 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। ठीक है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, हटा दिया गया है। अब इसे डाल दिया गया है आर्टिकल 300A में। कहां डाल दिया है? 300A में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल 32।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? बताइए, आर्टिकल 13 है, 12 है, 14 है या फिर आपका 11 हो जाएगा? क्या इसका आंसर होने वाला है? देखो, अगर आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, यह दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे कानून को क्या किया जाएगा? जीरो कर दिया जाएगा। आर्टिकल 12 की अगर बात की जाए तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 14 में क्या दिया है? कानून के समक्ष समानता दी गई है और कानून का समान क्या दिया गया है? कानून का समान संरक्षण भी दिया गया है। इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14, यही इसका आंसर है, यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष और सदस्य, सभापति, अध्यक्ष और संसद सदस्य, राज्यसभा के सभापति और सदस्य, या सभापति और लोकसभा अध्यक्ष? बताइए इसका आंसर। देखो, अगर इसकी बात की जाए, सबसे पहले याद रखना संयुक्त बैठक की, ठीक है, संयुक्त बैठक जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 में दिया गया है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह लिखा कहां पे हुआ है? यह लिखा हुआ है आर्टिकल 118 में, ठीक है। संयुक्त बैठक आज तक हमारे इतिहास में आजादी के बाद 3 ही बार हुई है, एक 1961 में, एक 1978 में और एक हुई है 2002 में। 1961 में यह हुई थी दहेज से संबंधित बिल आया था उसके लिए, 1978 में बैंक सेवा आयोग के लिए और 2002 में आतंकवाद को रोकने के लिए, उसके लिए लाया गया था। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। और इसमें जब भी संयुक्त बैठक होती है तो राज्यसभा के सभापति से पूछा जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष से पूछा जाता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा मिलकर बैठक करती हैं, उसी को हम संयुक्त बैठक कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23, 24, 25, 28, 19 से 22 या 14 से 18? देखो, ये तो जो है इसे समानता का अधिकार कहते हैं। 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो 23 और 24 में दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 24 में यह दिया गया है कोई भी 14 वर्ष से कम का बच्चा कहीं पे कार्य नहीं करेगा, अगर किसी बच्चे को कोई काम देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, यह भी इसमें दिया गया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं? 9वां, 18वां, 11वां या 7वां? देखो, राज्यपाल की अगर बात की जाए तो राज्यपाल में आप लोगों को बता दूं आर्टिकल 153 में दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की जो बात की जाती है वो आर्टिकल 155 में की जाती है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, हटाना, त्यागपत्र, ये सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है कि प्रेसिडेंट ही राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, उसको हटा सकते हैं और उसका त्यागपत्र भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई। और हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, पर 7वें नंबर के संविधान संशोधन 1956 से यह फैसला लिया है कि एक व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है, एक व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? देखो, व्यक्तिगत पूछा गया है, नॉर्मन प्रिचार्ड, केडी जाधव, लिएंडर पेस या फिर आपके कन्नम मल्लेश्वरी हो जाएंगे। बताइए, तो क्या इसका आंसर होने वाला है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो है खुशाबा दादा साहेब, ठीक है। तो के से खुशाबा, डी से दादा साहेब जाधव, ये सबसे पहले व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले व्यक्ति थे और इनको कुश्ती में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, 1952 में जीता था, यह भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। और ये आपका ओलंपिक यहां पे हुए, कहां पे थे? हम कह सकते हैं हेलसिंकी में हुए थे। कहां पे हुए थे? हेलसिंकी में ओलंपिक हुए थे और वहीं पे 1952 में व्यक्तिगत तौर पे ये हम कह सकते हैं कि कांस्य पदक जीते थे, जिसको हम ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं, और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी हुआ करते थे। साथ में एक और चीज याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है, सबसे पहली महिला आपसे पूछा जाए जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था तो वो थी कन्नम मल्लेश्वरी, अगर आपसे सबसे पहले महिला पूछ ली जाए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला व्यक्ति जिसने गोल्ड मेडल जीता था, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने गोल्ड मेडल, तो वो हो जाएंगे आपके, जो हम कह सकते हैं कि उन्होंने शूटिंग में जीता था और उनका नाम जो हुआ करता था वो थे अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अभिनव बिंद्रा हम कह सकते हैं, तो अभिनव बिंद्रा जी थे जिन्होंने सबसे पहले क्या जीता था? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का सबसे पहला ओलंपिक मेडल
स्वतंत्र भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक आपसे पूछ लिया जाए तो 1948 में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था इंडियन हॉकी टीम ने। इंडिया की जो हॉकी की टीम थी उन्होंने सबसे पहली बार 1948 में हम कह सकते हैं गोल्ड मेडल जीता था। कहां पे? लंदन ओलंपिक में। कहां पे जीता था? लंदन ओलंपिक में। पर याद रखना ये व्यक्तिगत नहीं हुआ, ये टीम का हुआ। 11 लोग, हॉकी में 11 लोग खेलते हैं। व्यक्तिगत पूछा जाए, कांस्य पदक सबसे पहली बार जीते थे केडी जादव के द्वारा। सबसे पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा, पहली महिला कर्नम मल्लेश्वरी हुआ करती थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो या फिर आपका स्टॉकहोम हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर बात की जाए सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन जो था वो 1992 में आयोजित किया गया था, और जो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ पे, जब उसकी 20वीं वर्षगांठ थी 1992 में, तब पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था। कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। ये आपका पड़ता कहां पे है? ये आपका ब्राजील में पड़ता है। कहां पे? ब्राजील में। ठीक है जी। और बाकी आप सभी लोग इससे पता होगा जो पृथ्वी सम्मेलन है, अर्थ समिट, उसका लक्ष्य क्या है कि भविष्य में जो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं उनको जल्द से जल्द क्या कर लिया जाए? नियंत्रण में ला दिया जाए, कंट्रोल में ला दिया जाए। ठीक है, चलिए साथ पे ये भी याद रखना, ये पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है ये पूरी दुनिया का पहला सम्मेलन था जिसमें दुनिया भर के जो देश थे वो पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जम्मू एंड कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है? धनु जात्रा है, स्वांग है, माच है, या फिर आपका भांड पाथर हो जाएगा? बताइए, बताएंगे इसका आंसर। इसको भंडार पाथर भी कहा जाता है। कुछ अपनी तरफ से भी जो बार बार बोल रहा हूं बताएंगे अपना आंसर, तो अपने इसका मतलब यह है कि जब आप लोगों के सामने ये क्लास आ रही हो तो अपनी तरफ से भी आप आंसर सोचना कि भैया इसका क्या आंसर हो सकता है। यही वेट मत करना कि मैं क्या आंसर देने वाला हूं। ठीक है, तो अपनी तरफ से भी जैसे आपने कभी पढ़ रखा हो तो आपको भी रिकॉल होता चला जाएगा कि एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कहते हैं भंडार और पाथेर कहा जाता है। ठीक है, भंडार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अभिनेता। ठीक है, एक्टर जो होता है। और अगर बात की जाए पाथेर की तो हम कह सकते हैं इसका अर्थ होता है कि अभिनय करना या नकल करना। इसका अर्थ होता है नकल करना या फिर अभिनय करना, ये इससे बना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर की जो कला है जिसको हम कह सकते हैं भंडार पाथेर। ठीक है, चलिए धनु जात्रा आपसे पूछा जाए तो ये किससे संबंधित है? ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखना, धनु यात्रा किससे संबंधित है? उड़ीसा से। और अगर आपसे पूछा जाए स्वांग कहाँ का है तो ये हरियाणा में भी प्रचलित है, ये राजस्थान में भी प्रचलित है, ये उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित है, कई जगह पे प्रचलित है। आंसर जो हो जाएगा वो बांड पाथर हो जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम जिन्हें 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है, इसका संबंध किस नृत्य से है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी हो जाएगा? बताएं इसका आंसर। चलिए, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो याद रखेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? भरतनाट्यम विल बी द राइट आंसर। साथ में याद रखें इनको तीनों ही दिया गया है, इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है, इनको दूसरे नंबर का पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीनों ही दिए गए हैं। ये गए थे 2024 में, ये दिया गया था हम कह सकते हैं 2003 में, और ये आपका दिया गया था 1981 में। ये तीनों याद रखना। और ये आपकी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो पद्मा सुब्रमण्यम याद रखना भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बात कर ली जाए इस बार की, तो इस बार कई सारे लोगों को, सबसे पहले तो याद रखना इसकी घोषणा कब की जाती है? 26 जनवरी को इन पुरस्कार की घोषणा की जाती है, 26 जनवरी को। पेपर में आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को, पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिया जाए, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पद्म श्री कितने लोगों को दिया है तो वो 110 लोगों को। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जिसमें से आपके लिए पद्म विभूषण वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत रत्न तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, विभूषण आपसे पेपर में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस बार 5 लोग, इसमें एक तो है वैजयंती माला। ठीक है, वैजयंती माला है। ठीक है, दूसरे जो है वो है कोनी देला चिरंजीवी, ये भी आप लोगों को याद रखना है।
जो दूसरे हैं। अगर बात की जाए तीसरे जो है वो पहले के उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनका नाम था वेंकैया नायडू जी, ये तीसरे नंबर के रहे हैं। इसके अलावा बंदेश्वर पाठक, बंदेश्वर पाठक ये चौथे नंबर के हैं जिन्हें पद्म विभूषण, और पांचवे तो अभी हमने पढ़ी हैं पद्मा सुब्रमण्यम। क्लियर हो गई ये चीज? सब चीजों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। दिल्ली सल्तनत कालीन फारसी भाषा के इतिहास तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? ठीक है, जवाहर वीर जवाहिर, तारीख ए फिरोज शाही, यैया अहमद सरहिंदी या फिर खजाइन उल फतू। देखो खजाइन उल फतू की अगर बात की जाए तो ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा। और ये जो है तारीख ए मुबारक शाही, ये तारीख ए मुबारक शाही ये आपके सैयद वंश के दौरान लिखी गई थी। किसके दौरान? सैयद वंश। और लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था यैया अहमद सरहिंदी। इस किताब की भाषा फारसी भाषा थी। क्या हुआ करती थी? फारसी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राजस्थान के पहाड़ी किले, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भीमबेटवा के रॉक शेल्टर या कंचनजंगा। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में, केवलादेव भी कहाँ है? राजस्थान भरतपुर। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कुल मिलाकर जो विश्व विरासत सूची है, धरोहर है इंडिया में, उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 42 हो चुकी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, जिसमें आपकी 34 जो है वो तो आपकी सांस्कृतिक है, 34 जो है वो सांस्कृतिक है। अगर आपसे बात की जाए 7 कितनी हो जाएंगी? 7 इसमें प्राकृतिक है। और अब बची कौन सी? इसमें एक बची, एक जो बची वो क्या है? वो आपकी मिश्रित है, जिसमें सांस्कृतिक प्लस प्राकृतिक दोनों ही इसमें मिश्रित किया जाता है। और कंचनजंगा जो है वो हम कह सकते हैं 2016 में। मतलब ये जो आपका मिश्रित वाला है उसमें क्या है? आपको सांस्कृतिक चीजें भी मिलेंगी, प्राकृतिक चीजें भी मिलेंगी। प्राकृतिक जैसे आपको कई सारे यहाँ पे वनस्पति मिलेंगे, बाग मिलेंगे, कई सारी डाइवर्सिटी है। सांस्कृतिक इसलिए क्योंकि सिक्किम के लोग यहाँ पे गुफा मिलती है, उन गुफाओं की पूजा भी करते हैं। तो सिक्किम के जो लोग हैं वो यहाँ पे उन गुफाओं की पूजा भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कल्चरल भी हो गया, सांस्कृतिक, और प्राकृतिक तो उसमें है ही है। नेक्स्ट बताएं, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? फड़ चित्रण है, सौरा पेंटिंग है, गुलेर पेंटिंग है, या फिर आपकी बाग पेंटिंग हो जाएंगे। बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है? देखो सौरा पेंटिंग जो है वो आपके सौरा आदिवासियों के द्वारा उड़ीसा में की जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो सौरा पेंटिंग जो उत्तर प्रदेश के सौरा जनजाति हैं, आदिवासी हैं, उनके द्वारा ये की जाती है। और ये आपकी हम कह सकते हैं ये दीवार के ऊपर की जाती है। दीवार जो भित्ति चित्र होते हैं उनके ऊपर की जाती है। अगर आप पे बोला जाए कि फड़ जो है वो आपके कपड़े पे की जाती है, कपड़े पे इस पे क्या किया जाता है? चित्रण बनाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना, पेपर में ये फड़ वाली भी कई बार पूछी गई है। और इसमें कई सारे जो पौराणिक कथाएं होती हैं, ऐतिहासिक पात्र जो होते हैं, उन पेंटिंग के माध्यम से, चित्रित के माध्यम से उसको कपड़ों पे उकेरा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई? गुलेर पेंटिंग जो है वो आपकी किससे संबंधित है? भारतीय चित्रकला की एक शैली है। और ये भी याद रखना, यही ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? बढ़ जाते हैं। और ये आपका किससे संबंधित है? ये आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, कर्नाटका से संबंधित नहीं है। याद रखना, आपके पेपर में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, उस स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में से आपकी ये पेंटिंग, कला, नृत्य, कौन सा वाद्य यंत्र को कौन से व्यक्ति बजाते हैं, मशहूर हैं, वो सब आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इस वाली पेंटिंग में जो आपके सामान्य देवी देवता जो होते हैं उनके बारे में बात की जाती है गुलेर पेंटिंग में। तो ये ऑप्शन गलत है, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहां भाग लिया था? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या शिकागो? देखो असली नाम तो जो था इनका वो था नरेंद्र दत्त, पर ये बात है 1893 की, जब ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। खेतड़ी एक जगह पड़ती है राजस्थान में, उनका नाम था खेतड़ी के राजा का अजीत सिंह। इनके कहने पे ही नरेंद्र दत्त का नाम बदल के विवेकानंद किया गया था। और 1893 में ये धर्म सम्मेलन में भाग लेने कहाँ पे गए थे? शिकागो में गए थे। कहां पे? शिकागो में। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 10, 12, 15 या फिर आपके 15, 25 हो सकते हैं। देखो 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 लिया गया था। 91 नंबर के अमेंडमेंट 2003 से क्या फैसला लिया गया था कि
मंत्री परिषद की जो संख्या होती है वो पूरे लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, पर इसमें क्या पूछा जा रहा है, न्यूनतम पूछा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा तो यह था कि पूरा जो लोकसभा है उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, पर अगर कम की बात की जाए तो इसमें कम से कम कितने रखे गए हैं, इसमें 12 जो है वो कम से कम रखे गए हैं। क्लियर हो गई ये चीज, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 91 नंबर का अमेंडमेंट जरूर याद रखना 2003 से। ठीक है, ये सिर्फ ये मत सोचना लोकसभा, राज्य में भी जो मंत्री परिषद है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या महाराष्ट्र? बताएं इसका आंसर। 11वीं शताब्दी में यह मंदिर बना था, सोमवंशी राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, और उनका नाम क्या था, ययाति प्रथम। ययाति प्रथम थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा, ये मंदिर आपको भुवनेश्वर में देखने को मिल जाएगा। भुवनेश्वर आपको कहां देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में ये भी याद रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्वयंभू मंदिर भी कहते हैं इसको। इस मंदिर को क्या कहा जाता है, स्वयंभू मंदिर कहा जाता है। अब ये स्वयंभू मंदिर क्या होता है, इसकी पहले कहानी समझ लो। ठीक है, यहां पे शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाती है, ये स्वयं आपके भूमि से स्थापित होता है। इसीलिए ये मंदिर सबसे ज्यादा फेमस बताए जाते हैं, जहां पे शिवलिंग जो है वो अपने आप मंदिर से स्थापित हुआ था, जमीन से स्थापित हुआ था, अपने अलग से इसकी स्थापना नहीं की गई है। तो ये भी याद रखना, लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1972, 73, 92 या 2010? चलिए, इसकी बात अगर की जाए तो 1972 में यह आया था, फिर 1973 में टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था। ठीक है, हाथियों को बचाने के लिए, तो हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी याद रखना किसमें आया था, पर्यावरण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, यह भी आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? कुल मिलाकर शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6। और अगर बात की जाए 2004 से लेकर 2014 तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। देखो, शास्त्रीय भाषा का मतलब क्या होता है, ये याद रखना, ये ऐसी भाषा होती है जो करीबन 1500 से 2000 साल तो पुरानी होनी चाहिए। अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना है तो वो करीबन 1.5 से 2000 साल तो पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इन भाषा को बहुत सारी पीढ़ियों ने बोला हो, और वो पीढ़ी ये मानती हो कि ये विरासतीय भाषा है। ठीक है, हेरिटेजियल लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है। किस किस को दिया गया था, तमिल को दिया गया था 2004 में। फिर अगर बात की जाए 2005 में एक साथ 2 भाषा को कल्चरल भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, संस्कृत को दिया गया था 2005 में। ठीक है, सॉरी, ये 2005, दूसरा वाला जो है वो 2008 है। 2008 में 2 भाषाओं को एक साथ शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसमें एक तो हो जाएगी आपकी कन्नड़ और एक हो जाएगी आपकी तेलुगु। तो तेलुगु भाषा को भी दिया गया था, साथ में कन्नड़ भाषा को भी दिया गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा 2013 में मलयालम को यह दर्जा दिया गया जो केरल में बोली जाती है, और 2014 में यह दिया गया है ओडिसी को। और ओडिसी कहां बोली जाती है, आपको पता है, उड़ीसा में बोली जाती है। ओडिसी कहां बोली जाती है, वो आपकी उड़ीसा में बोली जाती है, जिसको हम उड़िया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोंकणी भाषा को दर्जा ये नहीं मिला है। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क कहा जाता है, इसका सचिवालय कहां स्थित है? ढाका में, काठमांडू, नई दिल्ली या फिर आपका बगदाद में है? देखो, अगर बात की जाए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि जो दक्षिण एशियाई देश है उसमें आपस में कोऑपरेशन को, सहयोग को बढ़ाने के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, याद रखना, 1985 में की गई थी, 1985 में की गई थी।
अगर इसमें बात की जाए कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान इसमें देखने को मिल जाएगा, बांग्लादेश इसमें देखने को मिल जाएगा, भूटान इसमें देखने को मिल जाएगा, इंडिया इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए तो नेपाल भी इसमें देखने को मिल जाएगा, मालदीव्स भी इसमें देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान भी है इसका सदस्य, श्रीलंका भी इसका सदस्य आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख सकते हैं कि हालांकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं, इसके अलावा हमारे अफगानिस्तान से बहुत रिश्ते खराब चल रहे हैं, इसलिए अब मालदीव के साथ भी अभी बीच में पंगा हुआ है कुछ समय पहले ही, 1 महीने पहले। तो इसलिए ये सार्क जो है वो काफी सालों से ठंडा पड़ा हुआ है, इसकी कुछ खास बैठकें हो नहीं पाती हैं, ठीक है। और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक है। अजय देवगन को, अल्लू अर्जुन को, रामचरण तेजा को, या फिर आपके पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। देखो अगर मैं बोलूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो वो दिया गया है इस बार का वहीदा रहमान जी को। ये सब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो अगर बात की जाए बेस्ट फीचर फिल्म की, तो ये है रॉकेटरी। रॉकेटरी जो आप देख सकते हैं इसरो के एक साइंटिस्ट के ऊपर बनाई गई थी, उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि आपने फर्जीवाड़ा किया, और 20 साल बाद उनको निर्दोष साबित किया गया। तो मूवी आई थी, बड़ी फेमस मूवी थी, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फिल्म जो बनाई गई है वो क्या है, वो है आपकी कश्मीर फाइल्स। राष्ट्रीय एकता पे जो बेस्ट फिल्म बनाई गई है वो है आपकी कश्मीर फाइल्स। बेस्ट एक्टर जो है वो है आपके अल्लू अर्जुन। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बेहतरीन अभिनेत्री कौन रही है, तो वो रही है आपकी कौन, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने एक मूवी करी थी जिसका नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी। तो गंगूबाई काठियावाड़ी जिसमें उन्होंने एक वेश्या का रोल प्ले किया है, उसके लिए उनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ में एक और याद रखना कि ये अकेली नहीं है, कृति सेनन ने एक मूवी करी थी मिमी। तो मिमी के लिए भी इनको क्या दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। तो ये 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन रहा है, तो वो पंकज त्रिपाठी रहे हैं, ये भी मिमी पिक्चर के लिए। तो जो मिमी मूवी है उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड इनको मिला गया है, ठीक है जी। बेस्ट प्लेबैक सिंगर काला भैरव हो जाएंगे। मूवी जो थी वो आरआर थी, ठीक है। इनका जो गाना था वो शायद आरआर का बड़ा फेमस गाना था, ठीक है। तूफान और अग्नि की दोस्ती कुछ ऐसे करके था, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। और सबसे बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर जो है वो श्रेया घोषाल। ये तो आप दे ही सकते हैं, आपको पता है कि पिछले 20-25 सालों से हम कह सकते हैं, 20 साल तो कह ही सकते हैं, ये हमारी संगीत की जो इंडस्ट्री है उस पर राज कर रही है। बहुत ही बेहतरीन इनकी आवाज भी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है, ईरान, सऊदी अरब, इराक या फिर इजराइल हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया है ये महिला जो है वो ईरान की है, और इन्होंने जो महिलाओं के अधिकार होते हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई भी की थी। उत्पीड़न जो हो रहा था उसी के खिलाफ मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये उनको लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार आप सभी लोग इससे परिचित ही होंगे, ये आपका नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और जो अल्फ्रेड नोबेल उन्होंने अपनी जाते जाते जो उनकी विल थी उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे पास जो पैसा बचा हुआ है उस पैसे से आप लोगों को, अलग अलग जो विद्वान हैं उनको आप नोबेल पुरस्कार दीजिएगा, ठीक है। स्वीडन के उद्योगपति हुआ करते थे, तो स्वीडन के द्वारा इसको दिया जाता है। 6 क्षेत्र में पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। देखो सबसे ऊपरी परत जो है वो क्रस्ट है, बीच वाली जो है वो मेंटल, और सबसे अंदर वाली कोर। अगर आप बाहर से अंदर जाओगे तो पहले नंबर पे क्रस्ट पड़ेगी, दूसरे नंबर पे मेंटल, तीसरे नंबर पे कोर। ये मैग्मा क्या है, मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है, वो ज्वालामुखी फूटता है, कहते हैं लावा बाहर आता है। देखो जब तक मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर रहेगा उसको हम मैग्मा बोलेंगे, और जब ये बाहर आ जाता है पृथ्वी की सतह पे तो उसे लावा कहते हैं। तो जब तक अंदर रहेगा मैग्मा, बाहर सतह पे आ जाएगा वो बन जाता है लावा, ठीक है। रेडक्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, बांग्लादेश, नेपाल, चीन या पाकिस्तान। देखो अगर इसमें बात की जाए इसमें तो 1947 में माउंटबेटन ने अपनी योजना पेश करी थी। 3 जून 1947 को, और उसमें ये क्या लिखते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ना हो,
पर वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उससे बेस्ट यही होगा कि भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए, उसको पार्टीशन कर दिया जाए, ठीक है। और हाँ, माउंटबेटन कहते हैं मैंने एक व्यक्ति को चुना है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाएगा, उस व्यक्ति का नाम होगा रेडक्लिफ, और इसीलिए आज भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसे हम दूरंद लाइन कहते हैं, उसको हम कौन सी रेखा कहते हैं, दूरंद रेखा कहते हैं, दूरंद लाइन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने के कारण अक्षर उभर जाते हैं? ससंजक बल है, असंजक बल है, गुरुत्वीय बल है, या उपर्युक्त में से कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा? बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। देखो, जब दो भिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, दो सेपरेट टाइप के जो हम कह सकते हैं पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में जो हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल लगता है, दो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, उसी बल को क्या कहते हैं, आसंजक बल। और जब आप पेन से कागज पे लिखते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, और जब आप चौक से बोर्ड पे लिख रहे हैं तब भी इसका प्रयोग होता है, और इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आप लिख पाते हैं बोर्ड पे या फिर आप पेपर पे। निम्नलिखित में से सुहागा किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, बोरेक्स को, फेरस सल्फेट को, या फिर आपके सिलिकॉन कार्बाइड को? बताओ इसका आंसर, जल्द से बताएंगे। देखो, N2O तो जो है इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ये है आपकी लाफिंग गैस, जिसे हास्य गैस भी कहते हैं, और इसका जो प्रयोग है वो एनेस्थीसिया के तौर पे भी किया जाता है। एनेस्थीसिया जिससे आपको पेन ना हो, लोकल एनेस्थीसिया, जैसे कभी कभी दांतों में दांत निकालना है तो उस पर वो इंजेक्शन लगा देते हैं दांतों के डॉक्टर, जिससे दर्द ना हो, तो जो दर्द को खत्म कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो बोरेक्स है उसी को क्या कहा जाता है, सुहागा कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको कार्बोरंडम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कार्बोरंडम कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आंसर जो है वो बी। किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, या फिर आपका बेकलाइट? इसको क्या कहते हैं, पीटीएफई कहते हैं शॉर्ट में। फुल फॉर्म क्या है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखें। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, इसी को शॉर्ट में टेफ्लॉन भी कहा जाता है। और ये आपने देखा होगा ना, जैसे कुछ बर्तन होते हैं बड़ा, उस पर कहते हैं कि इस पे आप चीला बना लो, डोसा बना लो, वो चिपकेगा नहीं, चिपकने नहीं देगा, आप इसको बनाए। तो फ्राइंग पैन वगैरह जो होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसका आंसर जो होगा वो बी होगा। दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन निम्नलिखित में से किस एंजाइम की सहायता से पैराकैसिनेट में परिवर्तित होता है? ट्रिप्सिन है, रेनिन है, काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा, या फिर आपका न्यूक्लियस हो जाएगा? बताइए। देखो, दूध में सबसे पहले तो याद रखना कैसीन प्रोटीन होती है, ठीक है, और इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। इस एंजाइम के माध्यम से ही आपने देखा होगा कि दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे को दूध पिलाते और फिर जब बच्चा कुछ देर लेटा होता है तो वो अपना दूध पलट देता है कुछ समय बाद, तो आपको उसमें वो कैसा दिखेगा, दही जैसा दिखता है। बच्चों में ये एंजाइम मिलता है रेनिन। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हो ये एंजाइम जो होता है वो बॉडी से हट जाता है। साथ में एक और चीज याद रखें, इसीलिए कहा जाता है कि दूध से ज्यादा बेहतर दही होता है, क्योंकि पहले जब हम दूध पीते हैं तो वो हमारे पेट में जाके दही में कन्वर्ट होता है। जब आप सीधे ही दही खा लोगे तो उससे फायदा क्या होगा, एक प्रोसेस जो होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दही बहुत बेस्ट चीज होती है, उसको खाना चाहिए और एक प्रोसेस कम हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रेनिन एंजाइम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, ठीक है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों है? बताओ। एड्रिनली ग्रंथि है, आशु ग्रंथि है, अग्नाशय है, या फिर आपका थायराइड हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि से तो एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, इसी को हम 3F हार्मोन कहते हैं। पहला F फ्राइट, दूसरा F फाइट, और तीसरा F फ्लाइट। यानी कि जब आप भाग रहे होते हो तब ये हार्मोन तेज चलता है। आपने देखा होगा जब आप भूत का सीन देख रहे हैं, भूत की पिक्चर, एकदम से सामने चुड़ैल आ जाए, ठीक है, एकदम से, तो आपको एकदम से घबराहट सी होती है, वो इसीलिए क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन ऊपर बढ़ता है, डरते समय भी आता है।
और फाइट के समय आपने देखा होगा दो लोगों में बहस हो रही है और एकदम से बहस करते करते जोश चढ़ता है, तेरी थूचड़ी है मसकदू बिल्कुल ही। तो वो कब होता है? जब एड्रेनलिन हार्मोन एकदम से ऊपर रश मारता है। जैसे विराट कोहली में आपने देखा होगा बहुत ही अधिक जोश आ जाता है एकदम से। तो जब आपके शरीर में बहुत एकदम से जोश बढ़ता है वो भी कब है? एड्रेनलिन हार्मोन से। इसका आंसर क्या होगा? अंतस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों, वो है अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में याद रखना आपके अल्फा सेल होते हैं और बीटा सेल होते हैं। बीटा सेल से ही आपकी क्या निकलती है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को आप कौन सा दिवस मनाते हो? टॉयलेट डे। इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। डायबिटीज अगर 14 नवंबर को है, डायबिटीज में सूसू बहुत ज्यादा आती है, तो फिर जो टॉयलेट दिवस है वो भी आसपास ही होना चाहिए। तो जब 14 नवंबर को डायबिटीज है, 19 नवंबर को टॉयलेट। एक चीज और याद रखें, इस 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी है। अरे बड़ा जान के बड़ा दुख होता है कि पुरुष दिवस, देख रहे हो, पुरुष दिवस को कब मनाया जाता है? जब टॉयलेट दिवस मनाया जा रहा है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, पुरुषों का क्या है? कोई इज्जत विज्जत ही नहीं है। टॉयलेट वाले दिन दिवस मनाया जा रहा है पुरुषों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? मुंबई में, तिरुवनंतपुरम में, तुमकुरू में, या फिर आपका हैदराबाद हो जाएगा? बताओ। देखो, इसकी योजना को बनाया गया है, गति शक्ति योजना है, उसके अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है। और याद रख रहा है ये दक्षिण भारत का, इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? दक्षिण भारत का सबसे पहला औद्योगिक कॉरिडोर है। तो करंट अफेयर के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और इसकी शुरुआत कहां से की गई है? तुमकुरू से। तुमकुरू कहां पड़ता है? भारत के उस राज्य में जहां सबसे ज्यादा कॉफी पैदा होती है, कर्नाटक। हमारे देश की 75% से ज्यादा कॉफी अकेला कर्नाटका में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंस का आंसर जो हो जाएगा वो तुमकुरू हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? चिराग शेट्टी को, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को, या मोहम्मद शमी, या फिर ए और बी दोनों हो जाएंगे? बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो, मोहम्मद शमी को तो इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। यह भी हम कह सकते हैं खेल के माध्यम में दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1961 में यह दिया गया था, शुरू की गया था 1961 में। क्लियर हो गई? ठीक है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। इस बार का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये चिराग और सात्विक दोनों को दिया गया है। तो आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। साथ में याद रखें इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है। ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हाईएस्ट जो हम कह सकते हैं। और इसमें इसको पहले बोला जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पर 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हम कह सकते हैं हॉकी का जादूगर कहा जाता था, 29 अगस्त को इनकी बर्थडे होती है। इस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? मुंबई में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में, या फिर आपका जयपुर में किया गया है? ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। देखो, इस निर्माण में 3D कॉन्क्रीट हम कह सकते हैं 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है और यह बिल्कुल मशीन्स के द्वारा यह घर बनाया जाता है, मशीन्स के द्वारा। तो यह ऐसा पहला शुरू कहां पे किया गया है? बेंगलोर में शुरू किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग के माध्यम से इसको बनाया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया गया? हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, या कोई नहीं? देखो, ये गंगा डॉल्फिन नेपाल में देखने को मिलेगी, भारत में देखने को मिलती है, बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगी। ये भी याद रखना, किसमें? बांग्लादेश में भी देखने को मिल जाएगी ये गंगा डॉल्फिन जो है। ठीक है, और याद रखना गंगा में मिल रही है, इसका मतलब यह है कि ये पानी अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ मीठे पानी में और साफ पानी में रहती है, गंदे पानी में नहीं रहेगी। डॉल्फिन शायद आप लोग जानते ही होंगे, आंख से अंधी होती है, इसको दिखता नहीं, और ये अपने जो अल्ट्रासोनिक वेव भेजती हैं, जिसको हम कह सकते हैं पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से ये क्या करती है? अपना शिकार करती है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि। साथ में ये भी आप लोगों को याद रखना, इसका शिकार करना एक दंडनीय अपराध भी है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये दृष्टिहीन होती हैं। उत्तर प्रदेश ने इसको घोषित किया है अपना राष्ट्रीय जलीय पशु। ठीक है, चलिए, तो आज का जो क्लास है उसको हम यहीं तक सीमित रख लेते हैं।
बाकी की चर्चा के लिए भी हम आपको आके मिलते रहेंगे और सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो मैं आपको लाता रहूंगा। कहने को हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, पर हर क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन निकालने का प्रयास किया गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने 1 घंटे में करीबन 200 से 250 क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे। ऐसी ही और सारी चीजों से जुड़े रहिए भैया। उत्कर्ष क्लासेस ऑफिशियल ऐप को आपने डाउनलोड कर ही रखा होगा। जो भी आपके साथी हैं उनसे भी जरूर बोलिएगा कि वो उत्कर्ष क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करते रहना। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।